आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने नटवरलाल के किस्से जरूर सुने होंगे। वो एक ऐसा ठग था जिसने लाल किला, ताजमहल, संसद भवन तक लोगों को बेच दिया था। लेकिन ये बात तो पुरानी है। नटवरलाल अब भी हैं और उनके तौर तरीके बदल गए हैं। अब वो बैंकों को चूना लगाया करते हैं और जब गिरफ्तारी का खतरा सूंघते हैं तो विदेश उड़ जाते हैं। कई के नाम तो आपने हाल फिलहाल में खूब सुने भी हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या वगैरह वगैरह। अब क्या है कि जब जेब में पैसा हो, पास में कनेक्शन हो और सुबह शाम विदेश जाती फ्लाइट्स हों तो कानून से भागकर किसी और देश में छिप जाना बड़ा आसान हो गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे नटवर लालों को वापस लाने के लिए पुलिस या सरकार के पास रास्ता क्या है? तो उसी रास्ते का ज्ञान देंगे आपको आज के ज्ञान ध्यान में। तो नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आज जानेंगे प्रत्यर्पण संधि के बारे में। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। जब कोई अपराधी या किसी अपराध का आरोपी देश छोड़कर किसी और मुल्क में रहने लगे, बुलाने पर भी ना लौटे, तो फिर यही एक संधि है जिससे किसी देश को मजबूर किया जा सकता है कि वो उस शख्स को उस देश के हवाले कर दे जहां अपराध हुआ है। समझ तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि आजकल ऐसी खबरें खूब सुनने को मिलती हैं। माल्या साहब लंदन में हैं, नीरव मोदी भी वहीं हैं, मेहुल चौकसी एंटीगुआ जा छिपे थे और इसी तरह लिस्ट ये लंबी है। तो भारत सरकार इन लोगों को देश लाने की कोशिश में जुटी है। प्रत्यर्पण संधि के बूते ही ऐसा करने का प्रयास चल रहा है। ये प्रत्यर्पण संधि एग्जैक्टली क्या होती है ये बता रहे हैं आमोद कांत, जो गोवा और अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी रहे, राजीव गांधी और ललित माकन की हत्या के मामले की जांच में भी शामिल रहे। इसके अलावा कई ऐसे मामले इन्होंने हैंडल किए जिसमें प्रत्यर्पण संधि की जरूरत पड़ी। नहीं, पहली बात तो हम समझे कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती क्या है और ये प्रोसेस क्या है। तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई क्रिमिनल ऐसा है जो भारतवर्ष से किसी और देश में चला गया है, तो उस क्रिमिनल के क्राइम की परिभाषा जो भारतवर्ष में है और वही परिभाषा दूसरे देश में है, दोनों कंट्री में अगर ये क्राइम कॉमन है, सिमिलर है, तो उस हालत में एक्सट्रेडिशन हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक्सट्रेडिशन के लिए एक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो इंटरपोल के माध्यम से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। एविडेंस के बाद दोनों देश के जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो एक्सट्रेडिशन करते और कराते हैं। यानी यूके में अगर मान लीजिए कोई इंडियन है जो इंडिया में वांटेड है और उसके खिलाफ एविडेंस वहाँ पेश किया जाता है और हमारे जो लॉयर हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, वो वहाँ पर आर्गू करते हैं और अगर वो कोर्ट कन्विंस्ड होती है, पहले लोअर कोर्ट में सारी बात चलती है, फिर हायर कोर्ट में जाती है जो भारतवर्ष में है, कि लेवल्स ऑफ कोर्ट्स हैं जहाँ पे मामला जाता है, वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रिफ्यूजी नहीं है, किसी पॉलिटिकल रीजन से इसको नहीं रखा गया है, ये क्रिमिनल है और इसके क्राइम के लिए उसको वापस करना चाहिए ट्रायल के लिए, तो उसको वापस किया जा सकता है, यानी एक्सट्रेडिशन उसका वापस हो सकता है। लेकिन ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर भारतवर्ष में किसी केस को वर्षों लगते हैं, 20-30 साल तक केस का ट्रायल होता है, अपील होती है, तो अगर मान लीजिए कि यूके में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो या 5 साल 6 साल लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये। और फिर दोनों केस, दोनों कंट्री के जुडिशियल बॉडीज, दोनों कंट्री की पुलिस, दोनों कंट्री के जो इंटरपोल से कनेक्टेड बॉडीज होते हैं, ये सभी पिक्चर में आते हैं। लिहाजा समय लग जाता है और अभी कुछ केसेस में तो एक्सट्रेडिशन हुआ है और ऑर्डर हो चुके हैं, ब्रिटिश कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब देखा जा रहा है कि वो हायर कोर्ट क्या डिसाइड करेंगे और कब तक आ पाएंगे। तो ये बात क्लियर है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी किसी देश के साथ अगर हमारी सरकार ने कर भी ली तो ऐसा नहीं है कि आरोपी का सौंपा जाना उस देश की मजबूरी हो जाएगी। वो लोग भी पहले अपने कानून के हिसाब से संतुष्ट होंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। वैसे हमने अमोद जी से ये भी पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि भारत से भागे आरोपी लंदन में जा छिपते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक तो आसान है, लंदन जो मतलब लंदन में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। लंदन के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उनका छुपना रहना बहुत आसान होता है। तो एक इंडिया के लिए शायद यूरोप में या पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में
मैं समझता हूँ कि लंदन से ज़्यादा आसान जगह कोई नहीं होती है कि इंडियन वहाँ पहुँच जाए। दूसरी बात है कि ब्रिटेन में जो वहाँ का जो लिबर्टी लोगों को है या ह्यूमन राइट्स जो उनका है, वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन भी काफ़ी है। और वहाँ पे मतलब आसानी होती है हर ढंग से, लीगल प्रोसेस भी उनका ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ हुआ है, और वो लोग उनको मदद मिल जाती है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लॉयर्स हैं जो इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मिला जुला करके उनको ज़्यादा सूटेबल लगता है लंदन में, और फिर वहाँ पे वो सेटल कर सकते हैं आसानी से, फाइनेंशियली वो वायबल होता है उनके लिए, और अपना आराम से रहते हैं, काम धाम कुछ करते हैं, पैसे वैसे कमाते हैं। इस ढंग से लोग वहाँ आसान समझते हैं ठहरना। कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है उनको लाने का, लेकिन खुद आमोद कांत ने कई केसेस हैंडल किए जिनमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जरूरत थी। उनसे हमने जाना कि ऐसे कौन से बड़े केस थे जब भारत सरकार को इस संधि की जरूरत पड़ी। ऐसा है कि मैं सीबीआई में जब था खास तौर पे, तो सीबीआई में और दिल्ली पुलिस में भी जब मैं था बहुत पहले, तो बड़े बड़े केसेस हुए जिसमें जैसे ये हरजिंदर सिंह जिंदा के गैंग में जिस समय की ललित माकन का एसोसिनेशन हुआ, इसके बाद अर्जुन दास का एसोसिनेशन हुआ, जनरल ए सैदिया जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इंडियन आर्मी चीफ थे उनका एसोसिनेशन हुआ। तो जमाने में जो ये गैंग था जिसमें हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखा और इनके साथ कुछ लोग थे लड़के पंजाब के जो यूएसए में थे, कनाडा में थे, तो उनको एक्सट्रेडिशन करने की कोशिश की और एक्सट्रेडिशन वो हुआ भी बहुत समय के बाद, बड़े लंबे समय के बाद। उसको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, वहाँ पे नजरबंद भी किया और रखा वहाँ पे कस्टडी में, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद एक्सट्रेडिशन हुआ भारतवर्ष में, और होने के बाद फिर उनको थोड़ी सजा भी हुई। तो गैप था, काफी लंबा गैप था दोनों में, मतलब जो ट्रायल चलता रहा और जिन लोगों का एक्सट्रेडिशन किया गया वो काफी समय के बाद किया गया। यूके भी मैं गया था और बहुत सारे कंट्रीज मैंने जाके इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत की, और वहाँ के पुलिस के साथ, जैसे अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ मिल करके या वहाँ के अटॉर्नी साथ मिल करके कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, प्रोसेस किया, जिससे आगे ये बात बढ़ी। यूके में भी इस तरह की बात हुई। कुछ केसेस में, जैसे हवाला केस में मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, कुछ सवाल जवाब किए वहाँ पे जो हवाला ऑपरेटर्स थे जिनके माध्यम से हवाला केस से पैसे आए थे, या इस तरह की बात हुई। इस तरह से बहुत सारे केसेस में मुझे मौका मिला। राजीव गांधी इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे मौका मिला, मलेशिया और सिंगापुर में जाके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने का। श्रीलंका में भी गया मैं। तो सवाल है कि जो फ्रेंडली कंट्री होते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है वो तो एक्सट्रेडिशन कर देते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। और अब मैं मानता हूँ कि आज के दिन में एक्सट्रेडिशन ज़्यादा आसान हो गया है पहले के मुकाबले, इसलिए कि पहले जो अमेरिका और यूके किस्म के कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, उसमें इंडियन जो लोग पहुंच जाते थे वहाँ पे साइन करने के बाद, उनके खिलाफ लोगों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि उसमें पॉलिटिकल एंगल देखा जाता था, उनको रिफ्यूजी मान लिया जाता था, कंट्री उनको प्रोटेक्शन दे देती थी, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन और भी देते हैं। तो ये पूरा लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस है, और फिर इसमें बहुत सारी प्री कंडीशंस हैं। उस प्री कंडीशंस को पूरा करना काफी कठिन होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। एक्स्ट्राडिशन अब आसान तो हो गया है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों से ये संधि कर ली जाए ताकि कानून के हाथ लंबे होते हैं वाली कहावत को वाकई सब सीरियसली लें। अभी हाल ही में आर्थिक अपराध को अंजाम देने के बाद भागने वालों के खिलाफ संसद ने एक बिल भी पास किया था। साल 2002 से अब तक 62 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण भारत ने करवाया है। जिन देशों से भारत ने यह संधि कर रखी है उनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह देश हैं। बाकी देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस प्रोसेस को और कितना आसान बनाया जाता है, क्योंकि अपराधियों ने बचकर भागने के जितने रास्ते खोजे हैं उतने ज्यादा उन्हें पकड़ने के तरीके भी निकालने होंगे। तो उम्मीद है कि आज के ज्ञान ध्यान में आप समझ सके होंगे कि भगोड़ों को वापस देश में लाने वाली एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी
होती क्या है। कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी सिद्धांत त्रिपाठी ने। आप हमसे कुछ और कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com। इसके अलावा आप अपना कीमती फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं। और हाँ, ये पॉडकास्ट आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। छप्पन अकाल पाछे मत आजा हमारी दुनिया में। छप्पन के अकाल दोबारा मत आना हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में तू वापस मत आ जाना। कोविड के लिए यही कहना चाहता हूँ। जब मैं थर्ड वेव के बारे में बात सुनता हूँ। ये थर्ड वेव क्या कोरोना का बोल रहे थे क्या? हाँ, अरे हम सोचे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 2014 में पहला आया था, फिर 19 में आया, तीसरा भी आएगा। कि शिफा के कोई सीन नहीं है, पैसा है, वैक्सीन नहीं है। अमवात का मौसम ऐसा है कि दफनाने को जमीन नहीं है। नहीं, लेकिन यूपी में जिस तरह की चेतना है, कल तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने गौमूत्र कैमरे के सामने पी के दिखाया कि देखो मैं गौमूत्र पी रहा हूँ और अब मुझे कोरोना नहीं होगा। तो सुरेंद्र सिंह तो नहीं थे बलिया वाले? हाँ वही होंगे। सुरेंद्र सिंह ने गाय को क्या बोला था? यूपी हाइड्रिक। अरे खतरनाक है। ये वाला बहुत सही था। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल। नया हफ्ता, नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।